Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Now we are going to start our chapter 2 of economics. चैप्टर का नेम है उत्पादन के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके विभिन्न क्षेत्रक। कल हमने पढ़ा था इसके प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में पूरी डिटेल। आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे और तीसरे, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, द्वितीय क्षेत्रक जो है यह दूसरा क्षेत्रक माना गया है। कृषि के बाद जो अगला स्टेप है वो इसी का है। प्राकृतिक उत्पादों को, प्राकृतिक उत्पाद हमें कौन से क्षेत्रक में प्राप्त होते हैं? आपको मैंने कल पढ़ाया था कृषि में, जो प्राथमिक गतिविधि है। उसके बाद जब हमें वो प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त हो गए तो उन उत्पादों को विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें प्रयुक्त करके हम कोई तैयार करें वस्तु, वो कहलाती है उत्पाद। उसके द्वारा जब हम उन उत्पादों को विनिर्माण की मदद लेकर हम किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर पाए तो वो द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। जैसे कि कपास है, कपास को बोना प्राथमिक है, लेकिन उससे धागा बनाना, हमने कीमती वस्तु बनानी, धागे से हमारे कितने काम होते हैं। एक वस्त्र नहीं सिल सकते आप धागे के बिना। तो वो क्या हुआ, विनिर्माण किया हमने, उससे धागा बनाया, और विनिर्माण किया, उससे हमने कपड़ा बनाया। इसी तरह से हमने जो कच्चा माल है इस्पात, उससे हमने लोहा से इस्पात बनाया। इस्पात से हमने बहुत सारे हवाई जहाज के पुर्जे, आपके किसी भी यान के पुर्जे, या कोई भी इस्पात से संबंधित बाल्टियां वगैरह, घरेलू हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सी चीजें लोहे और इस्पात से बनने वाली। तो इस तरह से हमने प्रथम जो गतिविधि है उससे दूसरी गतिविधि में हमने कुछ अंतर लाकर, कुछ परिवर्तन करके मूल्यवान चीजों को बनाया। इसका महत्व क्या है द्वितीय गतिविधियों का? इनका जीडीपी में 20% से अधिक योगदान है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद में। तृतीय क्षेत्रक का जो विकास है वो इस द्वितीय क्षेत्रक पर ही निर्भर करता है। अगर द्वितीय क्षेत्रक ने विकास नहीं किया, इसके उत्पादन या विनिर्माण कम हुआ, तो क्या होगा कि तृतीय क्षेत्रक अपने आप गिर जाएगा। जैसे द्वितीय क्षेत्रक में तरक्की होगी, तृतीय क्षेत्रक का विकास अपने आप स्वतः होता जा रहा है। इससे मूल्यवान वस्तुएं हम तैयार रूप में पा सकते हैं और उनसे हम अपने जीवन में जो चीजें हमारी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं। ये तो था आपका द्वितीय क्षेत्रक। उसके बाद आते हैं हम तृतीय क्षेत्रक, जो तीसरी गतिविधि है पहले और दूसरे क्षेत्रक के बाद। यह एक तरह से सेवा क्षेत्रक है, दूसरों की मदद करने वाला क्षेत्रक है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्र निर्माण करना और उत्पादन करने वाले हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्रक उन दोनों को सेवाएं देता है, ये ध्यान रखना, और योगदान देता है सेवा करके। कैसे? देखिए, जब ये सबसे पहले आप ये जान लें कि तृतीय क्षेत्रक ना कोई निर्माण करता है ना कोई उत्पादन करता है, ये केवल उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको सेवा प्रदान करता है, उसकी प्रक्रिया में सहायता करता है। कैसे? और राष्ट्रीय विकास में इनका जो योगदान है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। तृतीय क्षेत्रक का महत्व पहले दोनों क्षेत्रों से ज्यादा है, क्योंकि जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 60-70% हो रहा है आजकल। पहले 2011 में 50 था, अब 60 और 70 के लिए माना जाता है। जैसे कि परिवहन है, संचार है, व्यापार है, बीमा है, बैंकिंग है, शिक्षा है, बाजार है, भंडारण है, इस तरह की जो सेवाएं हैं ये तृतीय क्षेत्रक इन लोगों को गतिविधियों को प्रदान कराता है। अन्य क्षेत्रकों की इसका योगदान क्यों ज्यादा है, इसका महत्व क्यों ज्यादा है? ये अन्य जो क्षेत्रक है, चाहे वो कोई से भी हो, उनकी मदद करता है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी उन दोनों क्षेत्रकों से बहुत ज्यादा है, और इतना ही नहीं, ये लोगों को रोजगार दिलाता है। सबसे बड़ी समस्या आज लोगों के पास काम ना होना, काम ना होने से भूखमरी और बीमारी का बढ़ना, बेकार का बढ़ना, तो ये उस समस्या को हल कराता है।
इसलिए इस क्षेत्र का महत्व ज्यादा है। बुनियादी सेवाएं प्रदान कराता है, जैसे कि हमारे जीने के लिए हमें वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें जीवन यापन के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं जो है जैसे घर है, वस्त्र है, खाना पीना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हमें एक तृतीय क्षेत्र प्रदान कराता है। इसलिए इसका आज के समय में ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर ये चीजें हमें प्रदान ना हो, मूलभूत सुविधाएं, तो हम क्या, हमारा विकास नहीं, हमारा नहीं तो देश का नहीं, देश का नहीं तो विकसित देशों में हम कभी काउंट नहीं हो सकते। उसके बाद परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। कृषि से जो कच्चा माल होता है उसको कारखानों तक ले जाना, कारखानों से तैयार माल को बाजार तक, मंडियों तक लाना तृतीय क्षेत्र संभव कराता है। जब माल तैयार हो गया तो उसके लिए हमें फोन कम्युनिकेशन, संचार के साधनों की जरूरत पड़ती है। हमें कोई लेन देन करना पड़ता है, उसके लिए हमें बैंक की जरूरत पड़ती है। संचार जब तक नहीं होंगे, आज डीलिंग का काम ऐसा है, आप घर बैठे कर सकते हो अगर आपके पास भाई नेट सुविधा है, आपके पास फोन से आप फोनोटैप में बात कर सकते हैं, या फिर आप ये आपका ये जो भी साधन है, आना जाना है, वो सब आपको तीसरा जो क्षेत्र का ये प्रदान कराता है। परिवहन से सामान को इधर उधर ले जाना, चाहे वो कृषि का माल हो चाहे विनिर्माण का, तृतीय क्षेत्र कराता है। हमें उस माल को बेचने के लिए पैसे के लेन देन की जरूरत पड़ती है, जमा करना, निकालना, बैंक की सुविधा तीसरा क्षेत्र दिलाता है। व्यापार करने में दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए हमें शिक्षा जरूरी है, वो भी हमें तीसरे क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस तरह से इतनी चीजों का विकास हमें तृतीय क्षेत्र से मिल रहा है, इसलिए इसका योगदान आज के समय में ज्यादा है। अधिक आय अधिक सेवाएं, जिस तरह से लोगों के पास रोजगार के साधन बढ़ेंगे, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र से बढ़े चाहे तृतीय क्षेत्र बढ़े, तो उनके पास जैसे जैसे इनकम आनी शुरू होगी, उतने ही वो सुख सुविधाओं से भरपूर हो जाएंगे। सुख सुविधाएं आएगी तो मॉल जाना, सिनेमा जाना, पर्यटन पे जाना, या भाई संचार के साधनों का ज्यादा विकास करना, अपने व्हीकल्स लेना, तो उससे क्या होगा, इस क्षेत्र को वैसे ही बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा है, और अच्छी चीजें खरीदने का मन करेगा, अधिक चीजें अधिक मात्रा में निर्मित होने लगेंगी। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र हमारे जो जीवन यापन है उसमें मदद करता है, अधिक आय होने से बेहतर सुविधाओं को प्रदान कराता है। नई सेवाएं जैसे कि पर्यटन है, होटल है, आजकल नित नए होटल खुल रहे हैं, बच्चे मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। आप जब पैसा पास में होगा तो पिकनिक जाना, होटल जाना, पार्लर जाना, नए वस्त्र लेना, मॉल जाना, तो ये चीजें तभी तो संभव हो पाएंगी, और ये तीसरा क्षेत्र ही इसमें मदद करता है। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के बारे में हमने महत्व सहित इनका अध्ययन किया, लेकिन अगर तीनों क्षेत्रों का योगदान देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्व तो सभी का अपनी अपनी जगह है। देखो, कच्चा माल नहीं मिलेगा, विनिर्माण नहीं होगा, विनिर्माण नहीं होगा तो सेवाएं कैसे, तो आपस में तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी क्षेत्र धीमा पड़ता है, दूसरे का विकास अपने आप अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि तीनों, इसका महत्व नहीं है, महत्व तीनों का है, लेकिन ज्यादा महत्व तृतीय क्षेत्र को। उसके बाद अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर, आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था ज्योग्राफी में कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, वो भी यहाँ पर रिलेटेड होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उनका नियंत्रण करना भी और प्रबंध करना भी सरकार के हाथ में होता है, सरकार द्वारा संचालित होते हैं। किस तरह से उनकी व्यवस्था को बनाना है, कौन से नियम लागू करने हैं, किस तरह से उनको मेंटेन करवाना है, कैसे लोगों से काम लेना है, और किस तरह से उसकी आय व्यय का ब्यौरा रखना है, सब सरकार का काम है। उस पर नियंत्रण करना भी सरकार का काम। कौन से क्षेत्र को? सार्वजनिक को। ये जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। जैसे कि रेलवे चली है, रेल चली है, यात्रियों को कम किराए में सुविधा देना है, यात्री कहीं भी सोकर, बैठकर, लेट कर कैसे भी जा सकते हैं, लंबा सफर तय कर सकते हैं कम पैसों में, ये जन कल्याण हो। शिक्षा है,
स्कूल खुलवाए गांव में, शहरों में, कम फीस पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो ये क्या है, ये भी सरकार के द्वारा कंट्रोल हुआ, नियंत्रण हुआ। उसका जो भी टीचर्स को सैलरी देनी है या बच्चों से जो भी है लिया गया, उसका सबका हिसाब किताब सरकारी खजाने में जाता है। तो अस्पताल है, वो भी लोगों की सुविधाओं के लिए खोले गए हैं सरकारी अस्पताल, जहाँ पर लोग जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं कम पैसों में। तो मूलभूत सुविधाएं, भोजन है, आवास है, शिक्षा है, वस्त्र है, स्वास्थ्य, ये सब उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। और सरकार इन्हें किस माध्यम से कराती है, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। आप जैसे भारतीय डाकघर है, इसमें आप संचार के लिए जा सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो, किसी डाक का आदान प्रदान हो सकता है, आपका ये जो चेक वगैरह है ये बैंक में ले जा सकते हो, बैंक से आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद करने के लिए है। लेकिन आज का जो समय है, लंबी लाइन में लोगों को खड़ा होना पसंद नहीं है, वेट करना पसंद नहीं है, तो लोग निजी क्षेत्र से भी संबंधित है। निजी क्षेत्रों की भी अनुमति दी है सरकार ने कि जिनके पास पैसा है वो अपना निजी व्यवसाय कर सकते हैं, निजी गतिविधियों को चालू कर सकते हैं। वो एक व्यक्ति के हाथ में भी हो सकती है, एक समूह के हाथ में भी हो सकती है, या किसी एक इनका प्रबंध करना किसी एक कंपनी के हाथ में भी हो सकता है। कोई प्रोडक्शन करना एक कंपनी कर सकती है, किसी स्कूल को चलाना एक ग्रुप चला सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है, किसी संस्था को चलाना, तो ये निजी क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, एक कंपनी या ग्रुप के हाथ में ये चीजें होने के बाद अधिकतम लाभ कमाना ही इसका उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में तो उद्देश्य था लोगों की भलाई करना, चाहे कम पैसों में करें, क्योंकि सरकारी संस्थानों की फीसें कम होती है, सरकारी अस्पतालों की कम पैसों में इलाज हो जाता है। लेकिन इनका मकसद होता है लाभ कमाना। ऐसा नहीं है कि लाभ कमाने के मकसद से ये सुविधाएं भी अच्छे देते हैं, इसलिए निजी क्षेत्र में आजकल ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर जिनके पास सुविधाएं नहीं है, अस्पताल है, स्कूल है, वही लोग उधर रुख करते हैं। बाकी लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आता है वो निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान कराना भी निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है। जैसे कोई चीज बन गई, उसको प्रदान कराना, तैयार हो गई, वो निजी क्षेत्र कराता है। प्रोडक्ट बनाना, उसको आगे ले जाना निजी क्षेत्र का काम है। जैसे रिलायंस है, टिस्को कारखाना है स्टील का, तो ये बड़े कारखाने, इनका जो लाभ होता है इनको, इनके मालिकों को मिलता है, ये निजी लाभ के लिए होते हैं और वो सार्वजनिक कल्याण के लिए होते हैं। तो मेरे ध्यान से आप दोनों को, आपको ये दोनों क्षेत्र क्लियर हो गए होंगे। आज हमने पांचों क्षेत्र क्लियर कर लिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सार्वजनिक और निजी। कल हम इससे आगे के संगठित और असंगठित क्षेत्र को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर करेंगे। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भेज दिए गए हैं, ब्लैक बोर्ड से संबंधित आपको पिक भेज दी गई है, जहां से आपको इजी लगे वो क्वेश्चन लिखिए और याद कीजिए। ओके, थैंक यू।